एवरीवन, मैं रितेश राज। मैंने CCJE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लाया है एंड मैंने आपके लिए PYQ सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अपने क्वेश्चन पेपर SSC JEE 2024 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट पूरे पेपर कंप्लीट हो गए हैं। आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं टेक्निकल पोर्शन इसका सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद फिर मैं प्लान करता हूँ या तो इसके रीजनिंग या फिर किसी अनदर ईयर के टेक्निकल पोर्शन को मैं सॉल्व करवाऊँगा। सो कम गाइस, लेट्स गो। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 91। हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व किया था। ये जो क्वेश्चन है, इन अ फिक्स्ड बायस सर्किट सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विथ बीटा 50 is used. Calculate VCE at quiescent point when RB, RC and VCC is given. ओके, सो सबसे पहले बात कि फिक्स्ड बायस सर्किट होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फिक्स्ड बायस सर्किट का डायग्राम क्या है, मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, और मैं जिस डायग्राम को लेकर बना रहा था वो कुछ अलग डायग्राम बन रहा था एंड अलग आंसर भी आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली 4 तरह के बाइसिंग सर्किट होते हैं। ठीक है, बाइसिंग सर्किट हम लोग स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं BJT का। सो बायसिंग सर्किट जो है पहला, वो फिक्स्ड बायस होता है। ठीक है, फिक्स्ड बायस में जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ये अनस्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर टू बेस बायस। ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस जो है ये आपका लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसे सेल्फ बायस भी बोलते हैं। एंड जो चौथा सर्किट मैंने नहीं ड्रॉ किया है वो होता है फिक्स्ड बायस विथ इमीटर फीडबैक। ठीक है, जैसे ये फिक्स्ड बायस की तरह ही रहेगा ये वाला सर्किट, बस इमीटर के साइड में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो इसको फीडबैक देता है। ठीक है, सो ये सारे 4 सर्किट हैं आपके बाइसिंग के। सो लेट सॉल्व द न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल में था, तो ये वाला जो सर्किट है ये आपका यूज होगा इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। ठीक है, सो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है आपको क्वेश्चन में कि VCE फाइंड करना है। ठीक है, VCE किसको बोलते हैं? VCE इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर और इमीटर के दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको। ठीक है, सो लेट्स अप्रोच दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख लो कि ये फिगर है, यहाँ पे जो ड्रॉप रहता है आपका बेस और इमीटर के बीच में वो 0.7 वोल्ट का रहता है। ठीक है, और चूंकि ये क्वोशेंट पॉइंट पे फाइंड करने के लिए दिया है तो ऑलरेडी मैं मान सकता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में है। ठीक है, एक्टिव मोड में ही ये क्वोशेंट पॉइंट पे ऑपरेट करेगा। सो लेट्स अप्रोच दिस। यहाँ पे 10 वोल्ट है एंड यहाँ पे 0.7 है, तो ये यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे इफेक्टिव इस रेजिस्टेंस का क्रॉस जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0.7 दैट इज़ 9.3 वोल्ट। ठीक है, 9.3 वोल्ट अगर इफेक्टिव वोल्टेज है तो IB कितना आ जाएगा हमारा? ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाकर सीधा IB निकालते हैं हम लोग। 9.3 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 9.3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब आप यहाँ से IB आपको फाइंड पता चल गया। अब ये लगाओ, बीटा का यूज़ करो। ठीक है, बीटा आपको दिया है 50, तो IC इक्वल टू क्या होता है? IC इक्वल टू होता है बीटा IB 50 इंटू 9.3। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट में रुको करता हूँ। 93 5 15 1 46 465 46. हाँ नहीं, 465 ही हो जाएगा, 465 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 0.465 मिली एम्पियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, ये जो IC है ये आप फाइंड किए, ये आपका आ रहा है 465 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सो अब ये जो ड्रॉप है इसे फाइंड करते हैं हम लोग IR लगाकर। तो ये जो ड्रॉप है ये इस VRC मैं बोल देता हूँ इस ड्रॉप को, तो इसको मैं फाइंड करूँगा। तो 465 इंटू 5 दैट इज़ आपका जो ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप
2.325 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्ट, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये माइक्रो एम्पियर में है और ये जो है आपका किलो ओम में है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज आएगा वो आपका हो जाएगा मिली वोल्ट में आएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे और ये मिली वोल्ट में 1000 में आएगा तो उसको मैंने वोल्ट में चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 2.325 वोल्ट आया है। ठीक है, यूनिट का ख्याल रखना। ठीक है, यूनिट के वजह से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत, ये गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में। अब आपको ये पता चल गया कि ये 2.325 वोल्ट है, ऊपर 10 वोल्ट था। 10 वोल्ट जो है यहाँ से 2.325 वोल्ट का ड्रॉप आया उसमें, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे वोल्टेज हो जाएगा 7.67। और यहाँ पे देखो ये ग्राउंडेड है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना रहेगा? 0 वोल्ट रहेगा। तो 7.67 माइनस 0 वोल्ट आपका क्या दे देगा? वो VCE हो जाएगा। ठीक है, तो VCE आपका कितना आ रहा है? 7.67। तो इसका रियल आंसर जो था 7.67 था। एंड मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे बाइसिंग सर्किट नहीं मेरे दिमाग में रिकॉल हो पा रहा था उस वक्त पे। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि बाइसिंग सर्किट आप रिकॉल करके जाना, क्योंकि इससे पहले इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं पूछा था कभी भी SSC JEE में, सो मैंने ये रिकॉल करके नहीं गया था। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ गुड वेल्ड क्वालिटी? अब देखो ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था कि गुड वेल्ड क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होता है। ठीक है, सो मैंने क्या किया कि गुड वेल्ड क्वालिटी, नाम से पता लग रहा है कि जो वेल्डिंग है वो गुड वेल्डिंग होना चाहिए एंड क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन इस पे लगाया। अब यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन, अ गुड वेल्ड शुड बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं, अगर गुड वेल्ड है तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने। उसके बाद द वेल्ड मेटल बर्न्स थ्रू द बेस मटेरियल। देखो यार, मैंने सुना है फ्यूज होता है, बर्न नहीं होता, तो ये ऑप्शन को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन जो था, द क्रैक द डेप्थ ऑफ वेल्ड पेनेट्रेशन इज़ मिनिमल। इस ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा था कि मिनिमल, और ये जो थर्ड ऑप्शन था, नो क्रेटर क्रैकिंग ऑन द वेल्ड। ठीक है, यानी कि वेल्ड जो भी आपकी हो उस पर क्रैक नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा था। ठीक है, बट मुझे ज़्यादा बेटर, मतलब ज़्यादा सही ऑप्शन जो था ये वाला लग रहा था, नो क्रेटर क्रैकिंग ऑन द वेल्ड। ठीक है, क्योंकि डेप्थ जो है आपका वेल्ड का, वो तो आप जितना ज़्यादा मतलब अच्छे से डेप्थ रहेगा, फुल डेप्थ रहेगा, तो उतना अच्छे से वो वेल्ड कर पाएगा मटेरियल को। ठीक है, तो ये सोच के मैंने इस ऑप्शन को टिक किया एंड फॉर्चुनेटली यही करेक्ट ऑप्शन भी था। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 मैंने चूज किया एंड जो करेक्ट था वो भी ऑप्शन नंबर 3 था। तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने एलिमिनेट किया था। ठीक है, आउट ऑफ इंट्यूशन आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम में, आप बार बार रीड करोगे ना ऑप्शन को तो आपको समझ में आएगा कि नहीं क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ डेल्टा इज़ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड प्रेशर कॉइल फ्लक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडजस्टेबल रेजिस्टेंस यूज्ड इन एनर्जी मीटर? ठीक है, अब देखो जो प्रेशर कॉइल होता है ना, ये जो प्रेशर कॉइल है ये दो जगह यूज होता है, एक होता है वाट मीटर में और एक होता है एनर्जी मीटर में। वाट मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है वो हाईली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, और एनर्जी मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब आ जाओ ऑप्शन में, इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब देखो हाईली इंडक्टिव है यानी कि रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लिखा है, दैट इज़ लो रेजिस्टेंस। एनर्जी मीटर के केस में अगर यहाँ पे हाईली रेजिस्टिव है तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि लो इंडक्टेंस होना चाहिए। ठीक है, लो इंडक्टेंस होना चाहिए यहाँ पे। सो जाहिर सी बात है हाई रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। कहाँ है ये देखो, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब देख लो, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, यहाँ तक तो सही है। अब डेल्टा 90 डिग्री एडजस्ट करता है या 0 डिग्री एडजस्ट करता है ये पता करना है बस। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि अगर किसी सर्किट में, अगर ये सर्किट मैं बना दूँ, ये इंडक्टर लगा हुआ है इसमें और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर और यहाँ पे आपको पूछा जाए कि इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर cos फाई,
तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा रहा, ठीक है, अगर इंडक्टेंस ज़्यादा रहा, इंडक्टेंस हाई रहा तो पावर फैक्टर लो रहेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा तो पावर फैक्टर हाई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, डेल्टा जो है वो फेज एंगल है सप्लाई वोल्टेज और प्रेशर कॉइल फ्लक्स। फ्लक्स कैसे बनता है, फ्लक्स जो है आपका फाई इक्वल टू एन आई, ठीक है, एन आई बाई एस ये होता है। तो फ्लक्स जो है आपका सीधा करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्लक्स का जो ये फेजर एंगल रहेगा और जो आपका वोल्टेज का रहेगा तो वो एक तरीके से पावर फैक्टर को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब पावर फैक्टर के केस में मैं बताता हूँ, कॉस फाई जो है, फाई आपका ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस केस में जब पावर फैक्टर हाई है तो इस केस में फाई जो है आपका लो रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे कॉस 0 होता है आपका 1। ठीक है, अब इस केस में जब लो है तो यहाँ पे फाई क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, हाई वाले में जो पावर फैक्टर होता है, मतलब एंगल जो होता है कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको लगाना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ मैं क्वेश्चन पर। अब डेल्टा जो है यहाँ पे 0 है, डेल्टा जो है 90 है। अब लो रेजिस्टेंस में डेल्टा क्या होता है, देखो लो रेजिस्टेंस डेल्टा जो है हाई रहता है। ठीक है, तो 0 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो लो रेजिस्टेंस डेल्टा हाई दैट इज डेल्टा 90 डिग्री के आसपास में रहेगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसको मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाया, एंड अगर आप, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से अभी बनाया, लेकिन एग्ज़ाम में मुझे पता था कि डेल्टा को 90 रखते हैं हम लोग एनर्जी मीटर में, और वाट मीटर में हम लोग ट्राई करते हैं कि 0 रहे वो चीज़। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाया है, क्योंकि अगर मैं डेल्टा को अगर आप एक्सप्लेन करने जाता तो मुझे डेल्टा का सारा कॉन्सेप्ट वगैरह बताना पड़ता, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 था, मैंने भी उसे ही चूज़ किया था। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मोटर हुज स्पीड फॉल्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लोड टॉर्क इज सुटेबल टू द एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ स्पीड, इसको मैं बोल देता हूँ टॉर्क। ठीक है, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो है ये डीसी सीरीज मोटर का है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है स्पीड फॉल्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लोड टॉर्क। अब देखो टॉर्क जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो जो स्पीड है वो आपका धीमे 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 डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 रहता, एंड मैंने भी उसे ही चूज़ किया था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द ससेप्टेंस ऑफ सर्किट गिवन इन द डायग्राम इज। अब देखो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस किन चीज़ों से बना रहता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ठीक है, दूसरा इम्पिडेंस का जो उल्टा होता है उसे बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस किस चीज़ से बना रहता है, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ आर। एंड नेक्स्ट थिंग इज ससेप्टेंस, जे बी। ससेप्टेंस को हम लोग बी से दिखाते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा चीज़ है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ससेप्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स कम टू इट्स सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो ससेप्टेंस के लिए y, अब y क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। ठीक है, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/j⍵L प्लस j⍵c। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ कि इन रिएक्टेंस जो भी आप लिखोगे, मतलब जैसे ये पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में जो एडमिटेंस होता है वो सीधा ऐड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ऐड किया। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं ये इम्पिडेंस वाले चीज़ से मैं सॉल्व करता तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता 1/r प्लस 1/xl प्लस 1/xc। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता, सिंस ये आपका एडमिटेंस के फॉर्म से मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सीधा,
हाँ, ये 1/z ही रहता, ये 1/z रहता, ठीक है। सिंस मैं एडमिटेंस के फॉर्म से जा रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/r प्लस 1/xl प्लस 1/xc, ठीक है। सीधा मैं ऐड कर दूंगा इसको एंड हाँ, ये करेक्ट फॉर्म है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे y 1/r कितना है, 10 है, ठीक है। 1/j ओमेगा, ओमेगा क्या है देखो 16, ओमेगा इज 16, तो ओमेगा l कितना हो गया आपका 4, ओमेगा c कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो 1/j 4 प्लस j 2, अब ये j ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस J4 प्लस J2, यहाँ पे जो आ रहा है 1/10, यहाँ पे 8 आएगा, 8 माइनस 1 7 प्लस J 7/4, ठीक है। अब y इक्वल टू मैंने क्या आपको बताया था 1/r दैट इज कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, तो ससेप्टेंस J वाला फॉर्म है, टर्म है। सो 7/4 साइमन इज द आंसर, ठीक है। इतने इजीली ये क्वेश्चन बन गया था, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना था, मैंने भी उसी ऑप्शन को चूज किया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इन CRO। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है ना कि इस क्वेश्चन में CRO के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है तो भी आप बना दोगे, ठीक है। जो जैसे उसी ट्रिक से मैं बनाते ही आ रहा हूँ ऊपर से। द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन बाई 1 साइकिल एंड, देखो तो दो चीज़ का प्रोडक्ट से ये बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एक तो नंबर ऑफ डिवीजन है और दूसरा क्या है, ये चीज़ आपको पता करना है, ठीक है। तो ये एक तो आप एक एक ऑप्शन को पुट करते जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन को पुट करोगे तो फिर जिसमें सेकंड आएगा वो वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, सिंपली ये क्वांटिटी है x, ठीक है, मान लो कुछ x क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ डिवीज़न को मैं इधर ले आता हूँ, डिवीज़न में ले आता हूँ, तो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न, तो इसका x का जो यूनिट है वो क्या बनेगा, टाइम पर डिवीज़न, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, टाइम पर डिवीज़न। ऑप्शन नंबर 3 ही मैंने चूज़ किया था। इसमें CRO का नॉलेज भी नहीं चाहिए आपको, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, क्रैक कर दोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, द कैलकुलेशन ऑफ सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज इन AC रिंग लेआउट कंसिडर्स द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है AC, ठीक है। अब DC में होता है बच्चा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक है। AC में होता है इंडक्टेंस का भी इफेक्ट आता है, कैपेसिटेंस का भी आता है, रेजिस्टेंस का भी आता है, ठीक है। सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, DC के केस में आपका जो ओमेगा होता है वो हो जाता है 0, ठीक है। तो ओमेगा 0 हो जाता है तो इंडक्टेंस जो है ओमेगा L वो हो गया 0, यानी इंडक्टेंस का इफेक्ट तो नलीफाई हो गया, नील हो गया, ठीक है। 1/ωc, ठीक है। तो ये होता है आपका कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो ये ओपन सर्किट हो गया, और ऊपर में जो आपका इंडक्टेंस था ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है DC में। बट इन केस ऑफ AC देयर इज ओमेगा का कुछ तो वैल्यू होता है, ठीक है, सम फाइनाइट वैल्यू होता है, जिसके वजह से आपका जो भी लाइन है उसमें इंडक्टेंस का भी इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस का भी आएगा, रेजिस्टेंस का भी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट था, मैंने भी उसे ही चूज़ किया था। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग statement about hysteresis loop of magnetic material is correct? The area of hysteresis loop of hard material as well as soft material is not dependent on temperature, ठीक है, पहला ऑप्शन। इसमें करेक्ट का पूछा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है,
दूसरा ऑप्शन द एरिया ऑफ स्टेसिस लूप ऑफ हार्ड मटेरियल इज लेस देन। देखो एरिया जो होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये है आपका BH कर्व, ठीक है। अब ठीक है, अब इस BH कर्व को मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और ये है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये दोनों BH कर्व है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का। यहाँ पे एरिया जो है इसका आप देख रहे हो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्रेसिस लॉस जो है ज़्यादा होगा इस वाले एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे एरिया कम है, ये जो है ये वाला एरिया कम है आपका लूप के अंदर का, तो यहाँ पे हिस्ट्रेसिस लॉस आपका कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका रिटेंटिविटी जो है वो ज़्यादा रहता है मटेरियल का। रिटेंटिविटी से मेरे कहने का मतलब है कि ये जो करंट है, करंट को अगर आप जीरो भी कर दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसका वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप करंट अगर जीरो कर दोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है, रिटेंटिविटी उस मैग्नेट का वो घट जाता है, ठीक है। तो सीधा सा पूछ रहा है कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो जी बिल्कुल गलत। और थर्ड ऑप्शन है हिस्टैरिसीस लूप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल आर ऑफ सेम एरिया, बिल्कुल ही गलत। मैंने अभी बताया कि हार्ड का ज़्यादा रहता है और सॉफ्ट का कम रहता है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज़ ग्रेटर देन द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये बिल्कुल सही है। देखो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 पढ़ा एग्ज़ाम में एंड ऑप्शन नंबर ये 4 पढ़ा, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 पता नहीं था कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है या नहीं, तो मैं एज्यूम किया कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन फिर मैंने जब ऑप्शन नंबर 4 पढ़ा तो मुझे याद आया कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है सॉफ्ट वाले से। ये ऑप्शन के लिए तो मैं श्योर था 100% कि ये वाला सही है, तो मैंने इस वाले को इग्नोर किया एंड इसके साथ गया, ठीक है। क्योंकि ये पहला वाला मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। अगर मैं करता है मार देता तो वो मेरे लिए तुक्का रहता, ठीक है। तो ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कभी कभी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पूरे तरीके से आता है तो भी। तो ऑप्शन रीडिंग इज मस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल। ये बेसिक सा रट्टू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल्स है, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शन सेम ही टाइप के लग रहे थे मुझे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ किया। तो सब सीधा सा बात है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल, फंडामेंटल पीरियड वो पीरियोडिक सिग्नल का होता है, ठीक है। तो अपीरियोडिक वाला सिग्नल का जो ऑप्शन था वो तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट साइकिल, एवरी साइकिल, लास्ट साइकिल, तो ये 3 ऑप्शन जो है वो मिलता जुलता है एक दूसरे से। इसमें फर्स्ट, एवरी, लास्ट में मुझे टिक मारना था, ठीक है। तो मुझे लगा कि पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल जैसे कॉस का है तो हमेशा सेम ही रहता है, तो मैं एवरी वाले ऑप्शन के साथ गया, ठीक है, जो कि गलत था। फर्स्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट साइकिल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल जो है ये वाला ऑप्शन सही था। सो मेरा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में था कि मारूँ या नहीं मारूँ इस क्वेश्चन को, बट सोचा लेट्स टेक अ रिस्क, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो ये सोच के मैंने मार दिया था इस क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग ये ऐसा मत करना, अगर आपके 2 ऑप्शन देखो, जैसे टोटल 1 2 3 4 ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो ही आप तुक्का मारो, ठीक है। वो भी प्रीलिम्स में सिर्फ, और मेंस में तो मैं बताऊंगा आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना। मेंस में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपकी प्रीलिम्स निकल जाती है तो मेंस में तुक्का बिल्कुल ही नहीं मारना है, ठीक है। तो मेंस में मैंने 2023 में क्या गलती किया था कि वही इसी प्रीलिम्स का जो यानी कि CBT 1 में जो ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया था उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं CBT 2 भी अटैम्प्ट कर लिया था, ठीक है। इसके वजह से मेरे नंबर नहीं आए थे। मैंने 2024 वाले SSC में अपना पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी ही चेंज किया पेपर देने का, क्योंकि मुझे समझ में आया कि एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा खेल है CBT 2 में,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1/3 रहता है नेगेटिव मार्किंग, और CBT 1 में जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, तो अगर आपको तुक्का भी मारना है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो ही आप तुक्का मारो, वरना रहने दो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर इज 40 एम्पेयर इधर से आ रहा है, और यहाँ पे 4 ओम 6 ओम। 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहला है करंट डिवीजन। करंट डिवीजन लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो। दूसरा मेथड है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको करंट से मल्टीप्लाई करो। तो मानकर चलो इन दोनों का इक्विवेलेंट वाला एक मेथड है, इक्विवेलेंट वाला। तीसरा मेथड जो है, तीसरा नहीं, ये दोनों मेनली मेथड है, और भी मेथड यूज कर सकता हूँ मैं, लेकिन अब देखो मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। टाइम है 25 मिनट ही हुए हैं अभी। सो पहला जो है करंट डिवीजन वो लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो करंट डिवीजन का मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है। ये मान लो I2, ये मान लो I1। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा क्या है कि पावर डिसिपेशन 6 ओम में फाइंड करना है। ठीक है, तो I2 आपको निकालना है, तो टोटल करंट जो भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड इनटू जो रेजिस्टेंस रोक रहा है उसको ऊपर में लिखो और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख दो। ठीक है, तो टोटल करंट कितना आ रहा था 40, उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दें, ये प्लस रहेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर ये 10 4 4 16 हो गया यहाँ पे, तो I2 क्या हो जाएगा 16 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब I2 अगर 16 एम्पेयर है तो I² R फाइंड कर लो। 16² कितना होता है 256 होता है आई थिंक, एंड इंटू 6, 256 इंटू 6, तो 6 6 जा 36। 6 लास्ट ऑप्शन में है किसी के, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। 36 6 33 3 3, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, बेसिक सा ट्रिक है, मैं पूरा कैलकुलेट भी नहीं किया, मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, सिंपली 4 6 दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 इंटू 6, 4 + 6 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2.4 ओम। ठीक है, अगर ये 2.4 ओम आ गया आपका इक्विवेलेंट, तो इसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.4 इंटू 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और 8 96 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है आपका 96 वोल्ट हो गया। तो अब यहाँ पे फिर से आप लगाओ पावर के लिए V²/R दैट इज 96² 96 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 6, 16 6 जा होता है 96। ठीक है, अब यहाँ पे 96 और 16 सीधी सी बात है, यहाँ पे तो 36 होगा, यहाँ पे 3 गया, 9 6 जा होता है 54, 54 + 3 आपका हो गया 57, 16 और 9, तो 6 13, उसके बाद फिर ये 1536 वाट। सो इट्स दैट सिंपल। ऑप्शन नंबर 2 ही मैंने भी चूज़ किया था। सो ठीक है गाइस, PYQ सीरीज़ में SSC JEE 2024 के सारे टेक्निकल के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, एंड यू कैन ड्रॉप कमेंट्स, एंड कैसा लगा आपको सीरीज़ आप बता सकते हो मुझे, एंड दीज थिंग्स रियली मोटिवेट्स मी। व्यूज़ ऐसे काफ़ी कम आ रहे हैं इन वीडियो पे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले वीडियो को बच्चे थोड़ा कम देखते हैं, बट स्टिल मैं अपना जो भी मेरा अप्रोच था मैं आपको बताना चाहता था, दैट्स वाई आई कंप्लीटेड दिस सीरीज़। थैंक यू, मैं इसी तरह से आगे भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन जो है, आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऑल द बेस्ट। ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा SSC JEE के एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ज़ोर शोर से पढ़ाई करते रहो। ओके।